हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक बार एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज़ के अंदर आज हम रीजनिंग के पेपर को सोल्व करने वाले हैं और इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 10 जनवरी 2023 को थर्ड शिफ्ट के अंदर जो पेपर हुआ था आज हम उसको सोल्व करने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों हमें दिया है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित है। तो ये हमें एक डायग्राम दिया है। इस डायग्राम के अंदर जो आकृति है वो आकृति हमें चार ऑप्शन में से दी गई आकृति इस आकृति में मौजूद होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन दोस्तों हमें यहाँ पर दिया है सर्किल, और सर्किल आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक सर्किल बन तो रहा है, लेकिन ये सर्किल यहाँ तक जा करके बंद हो गया है। यहाँ पर अगर ये ऐसे कंप्लीट होता तो ये ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाता, लेकिन ये वाला आंसर अभी राइट आंसर नहीं होगा। अगर हम आगे देखें, दूसरे ऑप्शन के अंदर जो हमें आकृति दी है वो ये वाली आकृति है। अगर आप गौर करके देखेंगे इस चित्राकृति को, तो ये चित्राकृति आपको क्वेश्चन आकृति के अंदर दिखाई देगी। कुछ इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आकृति दिखाई देगी कि ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो देखें आप यहाँ पर ये वाला जो तीर का साइन है, ये वाला जो नुकीला हिस्सा है वो आपको देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से ये यहाँ पर आपका तीर का हिस्सा बन रहा है। इसी तरीके से ये इधर भी ऐसा एक तीरनुमा हिस्सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और नीचे की तरफ भी ये एक तीरनुमा हिस्सा जहाँ जहाँ पर ये पॉइंटर आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है वहाँ पर बन रहा है। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा तीरनुमा हिस्सा यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर भी आपका तीरनुमा हिस्सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर दोस्तों हमें एक अल्फ़ाबेट की सीरीज़ दी गई है। अल्फ़ाबेट के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो क्रमांक है एल जो है वो 12 नंबर पर आता है, एन जो है वो हमारा 14 नंबर पर आता है, पी 16 पर आता है, और उसके बाद जो अगला जो सीरीज होगी उसके अंदर 16 के बाद 18 नंबर पर आना चाहिए। 18 नंबर वाला हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 1। तो अगर हम देखें ऑप्शन नंबर 1 और 4 में से आंसर होगा, ये दो ऑप्शन तो नेगलेक्ट हो जाएंगे। अगर हम देखें यहाँ आर के बाद में आई है और यहाँ आर के बाद में जे है, तो हम सेकंड लेटर को भी कंपेयर करते हैं। ये पी जो है ये 16 नंबर पर आता है, एन जो है 14 नंबर पर आता है, एल 12 पर आता है। अगर हम गौर करें 16, 14 और 12 दो की कमी हो रही है, तो एल में 2 की कमी करने पर जो अगला अक्षर होगा एल में 2 की कमी करने पर एल 12 पर आता है, तो 2 कम करने पर 10 होगा, और 10 नंबर पर दोस्तों हमारा जे आता है। तो अगर हम गौर करें आर के बाद जे ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है एक कोडिंग लैंग्वेज के अंदर फाइंड ए सॉल्यूशन को 418 लिखा है, बी अटेंटिव को 289 लिखा है, और आंसर आर करेक्ट को 739 लिखा है। तो आपसे चेक द क्वेश्चंस के बारे में पूछा है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर कोड जो है वो 4 लिखा है, तो इसमें अल्फ़ाबेट भी कितने हैं, 4 अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर अगले में 1 देखें, ए में कितने अल्फ़ाबेट है 1, और अगले को 8 लिखा है, तो सॉल्यूशन में कितने अल्फ़ाबेट हैं 8 अल्फ़ाबेट हैं। इसी तरीके से बी में 2 अल्फ़ाबेट हैं, तो इसके लिए 2 कोड का प्रयोग किया गया है। अटेंटिव में 9 अल्फ़ाबेट हैं, तो 9 का प्रयोग किया गया है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे चेक के अंदर, तो चेक के अंदर 5 अल्फ़ाबेट है तो 5 आ जाएगा। डी के लिए 3 अल्फ़ाबेट हैं तो 3 आ जाएगा, और क्वेश्चंस में जब आप गौर करेंगे तो 8 अल्फ़ाबेट हैं तो 8 आ जाएगा। तो 538 कोडिंग हो जाएगी इसके लिए। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो आपको दिया गया है दोस्तों, मुंबई जो है वो महाराष्ट्र के लिए कैपिटल है, राजधानी है, और भोपाल जो है वो कैपिटल है किसकी, मध्य प्रदेश की। तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें शब्दों के मध्य रिलेशन स्थापित करना था। तो यहाँ पर कैपिटल दी गई है, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई और मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दोस्तों हमें एक सीरीज दी गई है जिसमें हमें नंबर दिए हैं 3, 21, 147, ब्लैंक स्पेस 7203। तो अगर हम गौर करें 3 से जो 21 है वो गुणा 7 करने पर प्राप्त होगा, 21 से 147 गुणा 7 करने पर प्राप्त होगा। तो 147 में जैसे हम 7 गुणा करेंगे तो 7 7 49, 4 7 चौक 28 और 4 32, 3 7 एकम 7 और 3 10, 1029 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दोस्तों अगर हम देखेंगे तो हमें अल्फ़ाबेट जो दिए हैं वो हमें दिए हैं क्रमागत 213, फिर दिया है 216, फिर दिया है 225, और नेक्स्ट वाला दिया है 240, और लास्ट वन दिया है 261, और ये वाला हमसे पूछा है। तो अगर हम देखें यहाँ पर गैप जो है वो 3 का है, यहाँ पर जो गैप है वो आप देख पा रहे होंगे 9 का गैप है, और यहाँ पर जो गैप है वो 15 का है, और यहाँ पर जो गैप है वो 21 का है। अगर हम अंतर में अंतर देखें तो यहाँ पर 6 का गैप है, यहाँ पर भी 6 का गैप है, यहाँ पर भी 6 का गैप है। तो अगला गैप जब आप 6 का देंगे तो ये 27 का गैप होगा, और यहाँ पर 27 अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ 261 में, तो आप देख पा रहे हैं 7 और 1 8, और 6 और 2 8, तो 288 राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 7 एक डाइस के लिए क्वेश्चन दिया है। इसमें जो डाइस है उसकी 3 इमेजेस दी हैं और हमसे पूछा है कि 4 के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो 4 के विपरीत फलक मौजूद चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम इन दो आकृतियों को देखें। इन दो आकृतियों के अंदर हमारे पास 4 जो है वो कॉमन सरफेस हैं। जब भी दो फोटो के अंदर या दो चित्राकृति के अंदर अगर एक सरफेस कॉमन होती है तो दोस्तों हम उसे क्लॉकवाइज घुमा करके चेक करते हैं। अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 फिर 5 फिर 2, तो हम लिख लेते हैं 4 5 2। इसी प्रकार से इसमें भी 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन वाली सतह से हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 1 6, तो हम लिखेंगे 4 1 6। तो दोस्तों 6 के विपरीत 2 होगा और 2 के विपरीत 6 होगा, 5 के विपरीत 1 होगा, 1 के विपरीत 5 होगा, परंतु इनमें से कोई भी नहीं पूछा है। आपसे पूछा है 4 के विपरीत, तो ये दोनों ये पेयर बन चुका है एक कंप्लीट, और ये 2 और 6 का एक पेयर बन चुका है। तो ये दोनों तो पेयर बना चुके हैं। अब आप देखेंगे कि बच कौन कौन सी संख्या गई, 4 बच गया और 3 बच गया। तो 4 के विपरीत कौन सा सतह होगी, 3 वाली सरफेस होगी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमें कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें यहाँ पर 1 2 3 3 कथन दिए हैं और 2 निष्कर्ष दिए हैं। तो हम चेक करेंगे। हमें बोला गया है फर्स्ट वाले स्टेटमेंट के अंदर हमें बोला है दोस्तों कि सभी पंखे बल्ब हैं। तो सभी पंखे जो हैं वो बल्ब हैं, तो हम यहाँ पर सभी पंखे बल्ब हैं ऐसा बोला है। तो सभी पंखे हम अंदर ले लेंगे और बल्ब हम यहाँ पर ले लेंगे। सभी पंखे क्या हैं, बल्ब हैं। अगले में कहता है सभी बल्ब ट्यूबलाइट हैं, तो सभी बल्ब ट्यूबलाइट है। तो हम एक और गोला यहाँ पर बना देंगे, सभी बल्ब जो हैं वो ट्यूबलाइट हैं। तो ये जो गोला होगा ये किसके लिए हो जाएगा, ट्यूबलाइट के लिए हो जाएगा, ट्यूबलाइट। अगर हम देखें कुछ ट्यूबलाइट नई है तो यहाँ पर हम कह देंगे कि कुछ ट्यूबलाइट नई है। हम यहाँ से एक गोला क्रिएट कर देंगे, कुछ ट्यूबलाइट नए हैं, तो हम यहाँ पर कह देंगे ये वाला जो गोला है वो नए के लिए है। अगर हम देखें निष्कर्ष पर सभी पंखे नए हैं, तो पंखे और नए के मध्य कोई संबंध नहीं है, तो पहला वाला जो निष्कर्ष है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष कहता है सभी ट्यूबलाइट पंखे हैं, तो सारी की सारी ट्यूबलाइट, ये बाहरी बाहर का जो गोला है ये ट्यूबलाइट को रिप्रेजेंट करता है। क्या ये बाहरी बाहर का गोला पंखे के अंदर बैठा है पूर्णतः? नहीं, यहाँ पर बहुत सारे ट्यूबलाइट जो हैं वो पंखे नहीं हैं, और इसने कहा है सभी ट्यूबलाइट पंखे हैं, तो सारी की सारी ट्यूबलाइट पंखे नहीं हैं। हमारा निष्कर्ष 2 भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें दिया हुआ है कि 7 व्यक्ति AHDFTEG एक सीधी पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो उत्तर की तरफ अगर 7 व्यक्ति मुंह करके बैठेंगे तो कुछ इस प्रकार से बैठेंगे, 2 3 4 5 6 और 7। 7 व्यक्तियों को हमने उत्तर की तरफ मुंह करके बैठाया है। अब कहता है ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर ई यहाँ पर बैठेगा तो ये इसका दायां सिरा होगा और ये इसका बायां सिरा होगा। अगर देखा जाए तो बोला है ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे, ई हम यहाँ बिठा देंगे तो इसके बाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी और एच ई के ठीक बगल में बैठे हैं, तो जी और एच या तो जी यहाँ होगा एच यहाँ होगा, या जी यहाँ होगा तो एच यहाँ होगा। तो जी यहाँ बैठेगा तो एच यहाँ बैठेगा, एच यहाँ बैठेगा तो जी यहाँ बैठेगा। तो अगर हम देखें जी या एच इन दोनों स्थितियों में से एक दूसरे के हिसाब से यहाँ पर बैठेंगे। आगे देखते हैं इसके बाद में ए पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, तो ए पंक्ति के दाएं सिरे पर मतलब यहाँ बैठ जाएगा। डी ए के ठीक बगल में बैठा है, डी ए के ठीक बगल में यहाँ बैठ जाएगा। एफ ई के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एफ जो है वो ई के बाईं और, ई का बायां इधर है तो इसके दूसरे स्थान पर एफ बैठा है, मतलब एफ यहाँ पर बैठा होगा। पंक्ति के बाईं सिरे पर कौन बैठा है, तो देखें आप सभी स्थान जो है वो फिल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक स्थान खाली है और एक व्यक्ति गायब है। तो यहाँ पर कौन बैठेगा, टी बैठेगा। यही आपसे पूछा था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बोला है एक निश्चित कूट भाषा में फिंगर को ये लिखा जाता है, डेस्टिनी को ये लिखा जाता है और ग्रांटेड को ये लिखा जाता है। तो दोस्तों अगर हम देखें फिंगर के लिए जो कोड यूज हुआ है FINGER, फिंगर को जो लिखा है वो लिखा है HHPIDT। तो अगर आप देखेंगे फिंगर जो है F जो है वो 6 नंबर पर आता है, I 9 पर आता है, N 14 पर आता है, G 7 पर आता है, E 5 पर आता है और R 18 पर आता है। इसी प्रकार से H 8 पर आते हैं, P 16 पर आता है, I 9 पर आता है, D 4 पर आता है और T जो है वो 20 पर आता है, 20 पर आता है। तो अगर आप देखें 6 से 8 इसके अंदर कितने की वृद्धि हो रही है, 6 से 8 में 2 की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से आप देखेंगे 9 से 8 में कितने की कमी हुई है, 1 की कमी हुई है। अगर हम 14 से 16 देखें तो 14 से 16 में फिर से आप देखेंगे 2 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 7 से 9 में भी आप देख पा रहे होंगे 7 से 9 में भी 2 की वृद्धि हुई है। और
अगर हम 5 से 4 देखें तो 5 से 4 में फिर से क्या हुई है, 1 की कमी हुई है। और 18 से अगर हम 20 में देखेंगे तो हमारे पास 2 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसी तरीके से हम डेस्टिनी को देखेंगे तो डेस्टिनी के अंदर भी डी जो है वो 4 पर आता है, एफ आता है हमारा, एफ आता है 6 पर, तो यहाँ पर भी +2 हुआ है। अगर हम आगे देखें ई 5 पर आता है, डी 4 पर आता है, 1 की कमी हुई है, एस 19 पर आता है और यू 21 पर आता है, 2 की वृद्धि हुई है। टी 20 पर आता है और वी 22 पर आता है, फिर से 2 की वृद्धि हुई है। आई 9 पर आता है, एच 8 पर आता है, 1 की कमी हुई है। एन 14 पर आता है और पी हमारा 16 पर आता है, 2 की वृद्धि हुई है। और वाई हमारा 25 पर आता है। और अगर वाई में 2 जोड़ें तो जेड 26 और एक और जोड़ने पर हम ए पर पहुंच जाएंगे। मतलब क्रमागत हम देख पा रहे हैं कि 2 आया पहले, फिर 1 की कमी हुई, फिर 2 बार बढ़े, फिर 1 की कमी हुई, फिर 2 बढ़ा। तो इसी प्रकार से अगर हम ग्रांटेड को देखेंगे तो ग्रांटेड जो है वो कुछ इस प्रकार से होगा, GRANTED। ग्रांटेड के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो अल्फ़ाबेट हैं वो कितने हैं, 7 अल्फ़ाबेट हैं। तो 7 अल्फ़ाबेट हैं, तो 7 अल्फ़ाबेट के अंदर भी हम इसी तरीके से इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। तो अगर हम इस सीक्वेंस को देखेंगे, जी जो है वो 7 नंबर पर आता है। अगर मैं 7 में 2 जोड़ूं तो मेरा फर्स्ट जो लेटर है इसमें 2 ऐड करने पर 9 आएगा और 9 नंबर पर हमारा आता है आई। इसी प्रकार से उसके बाद में अगर मैं आर को देखूं तो आर मेरा आता है 18 नंबर पर। और आर के बाद में अगर मैं इसमें भी 2 ऐड करूं तो 2 ऐड करने पर मेरा आ जाएगा 20 और 20 नंबर पर जो है हमारा आ जाएगा टी। अगर मैं ए में देखूं तो ए के अंदर जैसे ही मैं 1 की कमी करूंगा तो 1 की कमी करने पर जेड आएगा 26 नंबर पर, तो अगला अल्फ़ाबेट हमारा जेड आ जाएगा। अगर हम एन में देखें तो एन में +2 करूंगा तो ये आ जाएगा 16 और 16 नंबर पर हमारा पी आता है। इसी प्रकार से हम टी में देखेंगे तो टी में 20 नंबर पर आता है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 22 आएगा और 22 नंबर पर आता है हमारा वी। इसी प्रकार से हम ई में 1 की कमी करेंगे तो ई में 1 की कमी करने पर अगला अल्फ़ाबेट आ जाएगा डी। और एफ में 2 जोड़ेंगे तो डी में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एफ। डी में 2 जोड़ने पर हमारा 6 आएगा, 6 पर आता है एफ। और यहाँ पर ई में 1 की कमी की थी तो ये 4 आया था, 4 पर डी। तो हमारा जो कोड बन जाएगा वो बन जाएगा ITZPVDF। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें अल्फ़ाबेट को, ये जो वर्ड्स दिए हैं इनको अंग्रेजी शब्दकोश में रीअरेंज करने के लिए कहा है। तो रीअरेंज करने के लिए कहा है तो अगर हम इनके क्रमांकों को देखें तो क्रमांकों में कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, हम उसको देखते हैं। SE सब में सेम है। यहाँ पर दो अल्फ़ाबेट M आ रहे हैं, एक N आ रहा है, एक P आ रहा है और एक R आ रहा है। तो इसके अंदर M अल्फ़ाबेट है तीसरे नंबर पर, इसमें भी M है, इसमें N दिया है, इसके अंदर P आया है थर्ड अल्फ़ाबेट और इसके अंदर R आया है। अगर हम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग है वो M वाले से होगी, मतलब इन दोनों से स्टार्टिंग होगी। तो M के बाद देखें इसमें भी M है, इसमें भी M है, इसमें चौथा लेटर I है, इसमें O है। तो पहले नंबर पर आपका ये आएगा, दूसरे नंबर पर आपका ये आएगा, ये सेकंड नंबर होगा। अगर आप देखें M के बाद में क्या आता है, N आता है, तो थर्ड नंबर पर आपका ये आएगा। और N के बाद में P आपका पहले आएगा तो ये फोर्थ नंबर पर ये आएगा और फिफ्थ नंबर पर ये आएगा। तो आपका क्रमांक यही रहने वाला है 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर A का जो रिलेशन है वो B के साथ दिया है। मतलब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हम लेफ्ट टू राइट की तरफ डायग्राम बनाएंगे। आप देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट जब हम डायग्राम बनाएंगे तो पहले हम पढ़ेंगे A प्लस बी का अर्थ हमें दिया है A B का पुत्र है, मतलब A पुत्र है B का, तो A पुरुष होगा। तो A पुरुष के लिए हमने ट्रायंगल बना दिया है। A पुत्र है किसका, B का, तो B का जेंडर अभी डिफाइन नहीं है। B और C के बीच में डिवाइड का साइन दिया है। डिवाइड का अर्थ है कि A B की पत्नी है, और अगर B और C के बीच में भाग का साइन दिया है मतलब B जो है वो C की पत्नी है तो ये महिला होगी। तो महिला के लिए हम सर्किल बना देते हैं, और हस्बैंड वाइफ के लिए हम इक्वल टू के साइन का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पर इक्वल टू का साइन बनाया है, और B पत्नी है तो C डेफिनेटली पुरुष होगा। तो ट्रायंगल हमने बना दिया है। आगे C और D के बीच में क्रॉस का साइन है। क्रॉस का मतलब होता है कि भाई है, तो हम कहेंगे C जो है वो भाई है D का, C जो है वो भाई है D का। D का जेंडर अभी डिफाइन नहीं है, D का जेंडर माइनस डिफाइन करेगा तो D माइनस E। माइनस का मतलब होता है बहन, तो D जो है वो बहन है किसकी, E की। D E की बहन है, तो D E की बहन है तो सेम जनरेशन में होगी, तो हम लेटी हुई एक लाइन का प्रयोग करेंगे। और E का जेंडर डिफाइन करेगा प्लस वाला जो साइन है उसका मतलब होता है पुत्र। तो E जो है वो पुत्र है, E पुत्र है किसका,
अगला एफ दिया है, एफ का जेंडर अभी डिफाइन नहीं है, एफ पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। तो अगर हम देखें ये हमारा डायग्राम बनकर तैयार हो गया है। अभी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें पता करना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें चेक करना है। पहला बोल रहा है डी एफ की पुत्री है, तो डी जो है वो एफ की बेटी है, क्योंकि ई जो है वो इसका बेटा है तो डी इसकी बहन है, इसका मतलब डी एफ की पुत्री है। ये स्टेटमेंट सही है। हमें सही स्टेटमेंट नहीं फाइंड आउट करना है, गलत फाइंड आउट करना है। तो पहला सही है तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा बोला है ए सी का पुत्र है, ए सी का पुत्र है। आप देख पा रहे हैं बी और सी हस्बैंड वाइफ हैं और ए इनका बेटा है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी राइट है। ए एफ का पोता है, ए एफ का पोता है। अगर हम देखें ए और एफ में 2 पीढ़ी का गैप है और ए जो है वो सी का बेटा है और डी और ई इसके भाई बहन है, तो सी जो है वो भी बेटा होगा एफ का, मतलब ए जो है वो एफ का पोता है। ये बात भी राइट है। लेकिन लास्ट ऑप्शन में आपको बोला है ई बी का भाई है, ई बी का भाई है। ये बात ई बी का भाई है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि ई तो सी का भाई है और बी तो इसकी पत्नी है। इस प्रकार से ई बी का भाई ना होकर ई भाई का आप देवर कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये भाई बोला है, इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, सही नहीं है और कथन सही नहीं है, यही पूछा है। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमें फिर से अल्फ़ाबेट के बारे में एक सीरीज दी है। इसके अंदर आप देखेंगे ए 1 नंबर पर आता है, डी 4 नंबर पर आता है, जे 10 नंबर पर आता है और एम 13 नंबर पर आता है। तो आप गौर कर पा रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर जब आप +3 करेंगे तो 7 आएगा और 7 से स्टार्टिंग होती है जी से। आप देख पा रहे होंगे पहले 2 ऑप्शन एच से स्टार्ट हो रहे हैं, तो या तो ये राइट होगा या ये राइट होगा। जी के बाद में इसमें पी है, इसमें आर है, तो आप सेकंड अल्फ़ाबेट को और कंपेयर कर लो। जे से एम, जे आता है 10 पर, एम आता है 13 पर। एम में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो एम में 3 जोड़ने पर हमारे पास पी आएगा और पी किस ऑप्शन में आ रहा है? थर्ड वाले ऑप्शन में आ रहा है, इसमें आर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया है उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित है। कौन सी आकृति नीचे दी गई आकृति के अंदर अंतर्निहित है? तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वाली जो आकृति है वो आपको गौर करने पर कहीं पर भी ऐसी लाइन के ऊपर ऐसे कर्व घूमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो पहले वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे वाले के अंदर ऐसी लाइन के अंदर आपको कर्व घूमता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? वो चेक करो। ये कर्व घूम रहा है लेकिन ये यहाँ पर आकर के इधर मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये वाली जो आकृति है सेकंड वाली आकृति वो नहीं है। थर्ड वाली आकृति अगर हम देखें, थर्ड वाली आकृति अगर हम देखेंगे तो हमें थोड़ा डायग्राम को थोड़ा डाउन करके देखना पड़ेगा। अब आप गौर करके देख पा रहे होंगे कि ये वाली लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है और ये वाली जो लाइन है कर्वाकार ये यहाँ से, अब आप गौर करके देखें आकृति को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये वाली लाइन यहाँ से घूम करके आ रही है और ये ऐसे ऐसे घूम कर आकर ये यहाँ पर मैच हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 वाली जो आकृति है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 में अगर आप देखेंगे तो आपको जो दिया है वो दिया है फर्स्ट लेटर जो है ROOT, इसके लिए आपको कोड दिया है QQTV। तो अगर आप देखेंगे O जो है, R जो है वो आता है आपका 18 नंबर पर, O आता है 15 पर, फिर से O 15 पर और T आता है 20 पर। Q जो है वो 17 पर, Q 17 पर, T 20 पर और V आता है 22 पर। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर से 2 ऐड किया है यहाँ पर, 2 ऐड किया है यहाँ पर और R में 2 ऐड किया है यहाँ पर और T में 2 ऐड किया है यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम स्टेम को लिखेंगे तो स्टेम जो है वो बन जाएगा STEM। इसके लिए अगर हम कोडिंग देखें तो ये इनका जो क्रमांक वो आता है 19, 20, 5 और 13। इसी प्रकार से इसका जो कोडिंग है वो है VGUO। तो आप देख पा रहे होंगे कि इनका जो क्रमांक है वो आता है 22, 7, 21 और 15। अगर हम देखें टी में 20 में 2 जोड़ेंगे तो आपका V आ जाएगा। इसी प्रकार से ई में 2 जोड़ेंगे G आ जाएगा। एस में 19 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 21 आ जाएगा और एम में 2 जोड़ेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लीफ को लिखेंगे तो हम लिखेंगे LEAF। इसका जो क्रमांक है वो होगा 12, 5, 1, 6। और इसी प्रकार से अगर हम अगला वाला लिखेंगे तो इसके अंदर जो 2 जोड़कर हम कितना लिखेंगे? 7 लिखेंगे। इसके अंदर 2 जोड़कर हम कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। इसके अंदर 2 जोड़कर हम कितना लिखेंगे? 14 लिखेंगे और इसके अंदर 2 जोड़कर हम लिखेंगे 8। तो 7 नंबर पर हमारा G आ जाएगा, 3 पर हमारा C आ जाएगा, 14 पर हमारा N आ जाएगा और 8 पर हमारा H आ जाएगा। तो GCNH आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि उस आकृति का चयन कीजिए, उस आकृति का चयन कीजिए
जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे जाएगी। तो ये वाली जो इमेज है आप देख पा रहे होंगे, इस वाली इमेज का इससे कनेक्शन है, तो ये वाली इमेज फिर से यहाँ पर आनी चाहिए और ये वाली इमेज जो है वो इसकी जैसी इमेज यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ये यहाँ पर थी, ये जो है इसके अंदर सेम आई है और इस कॉर्नर में चली गई है, ये यहाँ पर थी जो यहाँ पर आ गई, इमेज सेम है। तो हम देखेंगे यही वाली इमेज हमारी यहाँ पर आनी चाहिए और इसकी जो जगह है, स्पेस जो है वो चेंज हो जाना चाहिए। तो अगर हम देखें इसके अंदर ये वाली जो इमेज है ये फर्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ पर ऐसे लाइन नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगले ऑप्शंस को भी हम चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो पहला सीधा फिर उल्टा, लेकिन ये लाइन ऐसे होनी चाहिए थी, ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन के अंदर भी दोनों ऊपर की तरफ निशान है और फोर्थ ऑप्शन में आप गौर कर पा रहे होंगे, फोर्थ ऑप्शन के अंदर सेम वही आकृति है, इसके अंदर यहाँ पर डॉट है और नीचे की तरफ क्या लगा हुआ है, ये वाला साइन लगा हुआ है। ये वाली आकृति ही देखें, यहाँ पर सेम आकृति ये वाली आकृति से मैच होती है जो इस ऑप्शन के अंदर आनी चाहिए थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों हम देखते हैं कि हमें एक डायग्राम दिया है, यहाँ पर 6 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में बोला है और 6 लोग कुछ इस प्रकार से बैठे हैं कि 1 2 3 4 5 6। अगर हम देखते हैं पहले वाली स्थिति में यहाँ पर कहा है ए और एस के ठीक बगल में बैठे हैं, तो के को मैंने यहाँ बिठा दिया। अगर ए यहाँ बिठा दूँ मैं और एस यहाँ पर बिठा दूँ पहली स्थिति में, और एक और स्थिति हम यहाँ पर ले लेते हैं जिसके अंदर हम एक और कंडीशन की बात साथ साथ कर लेते हैं, जिसमें 6 लोग इस प्रकार से बैठे हैं। 6 लोग इस प्रकार से बैठे हैं, यहाँ पर के बैठ गया और दूसरी स्थिति में एस यहाँ पर बैठ गया और ए यहाँ पर बैठ गया। अभी आगे कहा गया है कि एस एफ के बगल में, यहाँ पर कहा गया है कि एफ ए के सामने बैठा है, एफ के सामने बैठा है, तो एफ के सामने यहाँ बैठ जाएगा और एफ के सामने यहाँ बैठ जाएगा, एफ के सामने यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है। अगर आगे देखें एस एफ के बगल में नहीं बैठता है तो एस एफ के बगल में नहीं बैठा है, यहाँ पर भी नहीं बैठा है और यहाँ पर भी नहीं बैठा है। एम ए और एफ के ठीक बगल में बैठता है, तो एम जो है वो ए और एफ के बगल में बैठता है, तो एम यहाँ बैठ जाएगा। अगर यहाँ पर ए होगा तो एम यहाँ पर बैठ जाएगा। अगर एम तथा एस आपस में अपना स्थान बदल लें तो एम तथा एस आपस में अपना स्थान बदल लें, मतलब यहाँ पर एस आ जाए और यहाँ पर कौन आ जाए, एम आ जाए। इसी प्रकार से यहाँ पर एस आ जाए और यहाँ पर कौन आ जाए, एम आ जाए। तब बोला है ए और एफ के ठीक बगल में कौन बैठा है, तो ए और एफ के ठीक बगल में कौन बैठेगा, एस बैठेगा, और यहाँ भी ए और एफ के बगल में कौन बैठेगा, एस बैठेगा। तो दोनों से ही सेम आंसर आ रहा है दोस्तों, देख लो आपके सामने है, इसीलिए मैंने दोनों पॉसिबिलिटी बना दी ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि आपकी जो संख्याएं हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, 89, 5, 15, 32, 8 और 18 ये संख्याएं हैं और इनके बीच में आपको चिन्हों का निर्धारण करना है। तो दोस्तों पहले यहाँ पर जो डिवाइड का साइन है वो यहाँ पर दिया है, मतलब यहाँ पर अगर मैं डिवाइड का साइन लगाऊंगा तो 89 में 5 का डिवाइड कभी भी पूरा नहीं जाएगा और आपका रिजल्ट जो है वो इक्वल टू 18 आना पॉसिबल नहीं होगा। तो पहले वाला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अगर मैं सेकंड वाले ऑप्शन को देखता हूँ तो यहाँ पर डिवाइड का साइन जो है वो सेकंड लास्ट वाली स्थिति में है, मतलब 32 और 8 के मध्य है, तो यहाँ पर 4 आने की संभावना है, ये पूरा आंसर देगा। अगर हम थर्ड वाले ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर डिवाइड का जो साइन है वो इन दोनों के बीच है, 15 और 32 के बीच है, और 15 और 32 के बीच डिवाइड का साइन कभी भी पूरा वैल्यू नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर 3 भी रॉन्ग हो जाएगा। और 4 वाले में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर भी डिवाइड का साइन यहीं पर दे रखा है, तो ये भी पूरा आंसर नहीं देगा। ऑप्शन नंबर 4 नेगलेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर अगर हम पुट करके देखें वैल्यू तो ये माइनस, यहाँ पर गुणा, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर आपका भाग का साइन दिया है और यहाँ पर इक्वल टू का साइन दिया। आप चेक करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे, 32 में 8 का भाग देंगे कितना आएगा, 4, और 15 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 75। 89 में से जब आप 75 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आपको देगा 14, और 14 में जैसे आप प्लस करेंगे 4, तो 14 में आप 4 को प्लस करेंगे तो ये करने पर आपकी वैल्यू 18 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर राइट क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर दोस्तों आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर जो पहला वाला सीक्वेंस है वो सेकंड वाले सीक्वेंस के साथ में सेम टू सेम पैटर्न बनाना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे हमें दिया है 216, 12, 15। अगर हम देखें 12 और 15 के मध्य, तो 12 और 15 के मध्य हम कौन सी गणितीय संक्रिया लगाएं, 12 + 15 दोस्तों हमारा हो जाएगा 27। 27 को अगर हम 8 से गुणा करते हैं तो 27 × 8 करने पर 7 × 8 = 56, 5 आएगा, और 8 दूनी 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, मतलब 216 आ रहा है। यही पैटर्न हम अगले वाले में चेक करते हैं। तो अगले वाले में हमें दिया है 432, 23,
31। तो अगर हम लास्ट वाले दोनों को जोड़ेंगे तो 23 + 31 ये हमारा आ जाएगा कितना 54, और 54 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 × 4 = 32, 3 8 × 5 = 40 और 3 43, तो 432 आता है। यही पैटर्न जिस ऑप्शन में फॉलो होगा वही आंसर राइट हो जाएगा। तो 24 और 14 जब हम जोड़ेंगे तो ये हमें देगा 38, और 38 को जब हम 8 से गुणा करेंगे तो 8 × 8 = 64, 6 बनाएगा, 8 × 3 = 24 और 6 × 30 हो जाएगा 304। जो ऑप्शन पहले वाले के अंदर संख्या प्राप्त होती है तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, दिए गए समुच्चय को निर्दिष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर दोस्तों हमें जो संख्याएं दी गई हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए दी गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर जो हमें संख्याएं दी है वो 136, 17, 102, 3, 2 और 187। तो पहले वाले के अंदर जो बोला है वो बोला है हमें, देखो यहाँ पर तो डिवाइड का साइन ही रहेगा, और प्लस और मल्टीप्लाई का साइन आपस में अगर हम बदल दें तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और यहाँ पर आपका माइनस का साइन रहेगा, और यहाँ पर आपका प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ पर बराबर का साइन आ जाएगा। देखेंगे कि जब आप 17 का भाग इसमें देंगे तो ये आपका 8 बार जाएगा, और 8 को 102 से गुणा करेंगे तो 816 प्राप्त होता है। 816 में से ये माइनस करने पर कभी भी 187 नहीं आएगा। तो पहला वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। अगर हम दूसरे वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 136 के अंदर 17 का और ये 102, ये 3 और ये 2, ये 187, यहाँ पर बराबर का साइन है। अगले वाले में गुणा और माइनस को इंटरचेंज करने को बोला है, तो पहला साइन ऐसा ही रहेगा, दूसरा साइन ऐसा ही रहेगा। गुणा और माइनस को आपस में इंटरचेंज करने को बोला है तो यहाँ गुणा आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। दोस्तों जब आप भाग देंगे तो ये भाग जाएगा कितनी बार, 8 बार, और ये गुणा होने पर हमारी जो संख्या आएगी वो आएगी 306। 306 में जब 8 जोड़ेंगे और 2 घटाएंगे, किसी भी स्थिति में हमें ये संख्या प्राप्त होने की नहीं है। तो ये दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। थर्ड वाले के अंदर अगर हम देखेंगे 136, 17, 102, 3, 2 और 187 ये हमें लेकर आना है। अगर हम देखें भाग और माइनस को आपस में इंटरचेंज करने को बोला है तो यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा, प्लस के स्थान पर प्लस रहेगा, और माइनस के स्थान पर क्या चला जाएगा, आपका भाग का साइन चला जाएगा, और यहाँ पर आपका जो साइन है वो किसका रहेगा, गुणा का। तो अगर हम देखें 3 का भाग 102 में देंगे तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 34 आ जाएगा यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 34 जो है वो 2 से गुणा हो जाएगा। 34 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 34 × 2 68 हो जाएगा, और 17 अगर हम 68 में से माइनस करेंगे तो ये हमारी जो वैल्यू है वो 51 आएगी। 51 136 में ऐड करने पर हमारा 187 आता है। 6 और 1 7, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये आज का पेपर रीजनिंग का कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार से आपको जल्दी गणित का नया पैटर्न, अगला वाला जो एग्ज़ाम है गणित का, वो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा देखने को। आप चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी पेपर्स की PDF अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।